गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम भी आप लोगों का बहुत अच्छे से गया होगा। चलिए, तो आज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। ये मॉर्निंग का है, ठीक है। इवनिंग का भी मैं आपको करा दूँगी सॉल्व, ठीक है। रात तक आपको इवनिंग का भी मिल जाएगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन उर्दू बी क्लास 9 की, ठीक है। आप लोग पहले तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का कैसा गया पेपर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आप लोगों को जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई इस पेपर में टोटल 12 सवालात हैं। सभी सवालों के जवाब देना लाजमी है। हर सवाल के सामने उसके नंबर दर्ज किए गए हैं और आपको तहरीर करते, जब आप जवाब लिखेंगे, जवाब तहरीर करते वक्त आपको खुशखत और सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। यानी खुशखत में लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है और सफाई का भी ख्याल रखना है कि कहीं पर कोई कटिंग शटिंग नहीं हो। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले आपको 2 गैर ज़रसी इक़्तिबास दिए गए हैं, ठीक है। एक शेरी है और एक नसरी है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। सालिहा आबिद हुसैन का असल नाम मुसद्दिक़ फ़ातिमा था। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपका इक़्तिबास लिया गया है ना, ये आपका उर्दू ए से लिया गया है, ठीक है। उर्दू ए जो एक बुक है आपकी, मैंने आपको कल बताया था 2 बुक्स चलती है, एक उर्दू ए, उर्दू बी। तो आप उर्दू बी के स्टूडेंट हैं, तो ये उर्दू ए से इक़्तिबास लिया गया है, ठीक है। सालिहा आबिद हुसैन के बारे में, ठीक है। वो पानीपत में पैदा हुई थी। उनका ताल्लुक़ खालिक के ख़ानदान से था। उनकी शादी डॉक्टर आबिद हुसैन से हुई थी, जो अपने ज़माने के मुमताज़ दानिश्वर थे, ठीक है। तो इस तरह से ये सालिहा आबिद हुसैन के बारे में पूरा इक़्तिबास है। आगे लिखा है, सालिहा आबिद हुसैन के अहम नावल यादों के चिराग, क़तरे से गौहर होने तक, अपनी सलीब, सातवां आंगन, ठीक है, और राह अमल हैं। उन्होंने अफ़साने भी लिखे हैं। उनके कुछ मजमूए के नाम इस तरह हैं, नक्शे अव्वल है ना। यहाँ पे जो आपको इनके दिए गए, तो क्या लिखते हैं, नक्शे अव्वल है, साज़ हस्ती है, दर्द दर माँ है ना। अब यहाँ लिखा है 3 चेहरे और लिखा है निरास और आस वगैरह है। सालिहा आबिद हुसैन ने बच्चों के लिए भी कहानी और मज़ामीन लिखे हैं, जैसे सुनहरे बालों वाले है ना, सुनहरे बालों वाले। फिर लिखा है बच्चों का देश, और बच्चों के क्या लिखा है, बच्चों के अल्ताफ़ हुसैन हाली वगैरह लिखे हैं। उनकी खुद नविश्त भी है, यानी खुद नविश्त जो इंसान खुद अपने बारे में लिखता है ना, इसका लिखा है सिलसिला रोज़ शब, इसका नाम है, ठीक। अब आगे आ जाइए। अब आपका सवाल दिया गया है कि उनका असल नाम क्या था, तो आपने यहाँ पढ़ा उनका नाम क्या था, मुसद्दिक़ फ़ातिमा था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ लिखा है सालिहा आबिद हुसैन कहाँ पैदा हुई थी, तो अभी आप पढ़ के आए कि भाई पानीपत में पैदा हुई थी। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है कि वो बच्चों के लिए, सालिहा आबिद हुसैन ने बच्चों के लिए क्या लिखा, तो अभी आपने पढ़ा उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी थी, मज़ामीन लिखे थे, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, सालिहा आबिद हुसैन के किसी 2 अफ़सानवी मजमूए के नाम लिखिए। यहाँ आपको अफ़सानवी मजमूए दिए गए हैं, जितने चाहें आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, सालिहा आबिद हुसैन की जो खुशनविश्त है उसका क्या नाम है, तो उन्होंने जो अपनी खुशनविश्त लिखी थी, खुदनविश्त, उसका क्या नाम था, सिलसिला रोज़ो शब, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे आ जाइए। देखिए, यहाँ लिखा है अहले वतन। अब ये आपका शेर इक़्तिबास है, ठीक है, गैर दरसी है ये भी। तो यहाँ लिखा है अहले वतन जाने वतन बन कर दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसा बना दो। इंसा वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हवा को भी कभी इल्म मिला हो तो बता दो, ठीक है। यानी अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ इंसान की इंसान बनने की बात हो रही है ना, कि तुम खुद इंसान बन के दिखाओ, है ना। इंसान जो है वो पढ़ा लिखा है, हैवान के अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं होती। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये है कि मतलब वो समझे चीज़ों को, ठीक है। खुद भी पढ़ो, है बनने के लिए आलिम और कामिल, यानी आप खुद भी पढ़िए, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसे भी पढ़ा दो। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई अनपढ़ है, पढ़ना चाह रहा है और आप उससे आगे अपनी काबिलियत झाड़ें, काबिलियत नहीं झाड़ना, उसको भी पढ़ा देना है, ठीक है। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारा, यानी अगर तुम्हारे पास इल्म होगा ना, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो, यानी अगर तुम चाहो ना, तो जंगल जो जहाँ पे कोई नहीं जाता, डरते हैं जाते हुए, उसे भी तुम गुलजार बना सकते हो। कैसे? अपने इल्म की बिना पर, ठीक है। मुल्क में तफरीक जहालत के सबब, यानी मुल्क में जो तफरीक है ना, जो ये फ़र्क है, आप देखें जो भी ये फ़र्क करते हैं ना, सब जाहिल टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें खुद समझ में ही नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं, है ना। तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो, यानी अगर तुम पढ़े लिखे होगे तुम्हें समझ में आएगा कि कोई इन्फीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई मतलब बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब इंसान है, सबका खून लाल है,
है ना। अगर तुम्हें ये चीज़ पता होगी, ये कब पता चलता है? जब इंसान के अंदर इल्म हो, सलीका हो, समझ हो, है ना। जो जाहिल हैं वो कहाँ से इल्म लाएंगे, वो कहाँ से समझेंगे चीज़ों को, है ना। वो तो आंखें बंद करके बस जो उनसे कह दिया जाए उस पर यकीन करते चले जाएंगे, उनको क्रिटिसाइज़ करने की ताकत ही नहीं है बेचारों के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अहले वतन से शायर क्या बनने जाने को कह रहा है, तो क्या कह रहा है? आलिम बनने को कह रहा है, पढ़ने लिखने को कह रहा है, ठीक है। इंसान में किस चीज़ की तजल्ली पाई जाती है, तो किस चीज़ की पाई जाती है? इल्म की पाई जाती है। देखिए यहाँ भी आपने पढ़ा ना, ये देखिए इल्म की तजल्ली, ठीक है। आगे आ जाइए, लिखा है शायर किसे पढ़ाने की बात कर रहा है, तो जो जाहिल है, जो अनपढ़ हैं, उनको भी पढ़ा दो, है ना। यहाँ देखिए लिखा है ना, कोई अनपढ़ मिले तो उसे भी पढ़ा दो। अगला सवाल देखिए, लिखा है किसके ज़रिए जंगल को गुलजार बनाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ इल्म के ज़रिए आप कोई भी काम कर सकते हैं ना। जंगल को गुलजार बनाना एक बात कही है, किसके ज़रिए हो रही? इल्म के ज़रिए, ठीक है। मुल्क में तफरीक की वजह क्या है? जाहिलियत, है ना। जो लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, यही वजह है, यही सबब है कि मुल्क में क्या है? तफरीक है। तफरीक मतलब फ़र्क है। अब यहाँ आपको 2 दरसी इक़्तिबास दिए गए थे, जिसमें एक शेरी था, एक नसरी था, ठीक है। ये मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था, यानी आपका बहादुर शाह हाथी से लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इक़्तिबास को नहीं पढ़ेंगे, जवाब देखेंगे। यहाँ लिखा है मुसन्निफ़ ने मौला बख्श हाथी के क़द का जिक्र किस तरह से किया है, तो आप बता सकते हैं किस तरह से उन्होंने क़द का जिक्र किया है। अगला लिखा है मौला बख्श शहर से बाहर किस तरह जाता था, तो किस तरह से जाता था, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि वो शहर के बाहर निकलने के लिए क्या करता था? अपने चारों घुटनों को टेक देता था, है ना। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तोड़वाया था, तो भी आपने पढ़ा कि भाई वो हाथी बहुत ऊंचा था, तो अगर उस पर अमारी कस दी जाती थी तो वो निकल नहीं पाता था, इसलिए तोड़वाया गया। अगला सवाल देखिए, लिखा है किसके ज़माने में और कौन मौला बख्श को लाया था, तो भी आप यहाँ पर ये भी आपने यहाँ पढ़ा होगा कि भाई किसके ज़माने में आया था। देखिए यहाँ लिखा है अकबर शाह सानी के ज़माने में एक फीलबान लाया था हाथी को, एक सौदागर लाया था, है ना। सौदागर किसे कहते हैं? जो आपके बिजनेसमैन होते हैं। बहादुर शाह ने फीलबान को किन चीज़ों से नवाजा, तो किन चीज़ों से नवाजा था फीलबान को, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके फीलबान बुखारा के एक सीधा रास्ता था, उसने क्या था, तो यहाँ देखिए यह लिखा है क्या दिया था फीलबान को? महाबत खान के खिताब से दिया था और जागीर बख्शी थी, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखिए, बुरा काम कोई ना हरगिज़ करो तुम, बुरी बात हरगिज़ ना मुँह से कहो तुम, है ना। ये यानी कि बहादुर बनो नज़्म से लिया गया है ना। सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो है तो उस पे कायम रहो तुम, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, है ना। खता हो गई तो ना उसको छुपाओ, है ना। न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ, कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, ठीक है। ये बहादुर बनो से लिया गया। अब यहाँ लिखा है शायर ने क्या करने को और क्या कहने से मना किया है, तो बताइए क्या करने से? झूठ बोलने से, लड़ाई झगड़ा करने से मना किया है ना। दोनों काम बता दिए, क्या करने से मना किया है? लड़ाई झगड़ा मत करो, झूठ मत बोलो। अगला लिखा है करो अहद उसको तो पूरा करो तुम, है ना। यानी यहाँ लिखा है ना करो अहद तो उस पर कायम रहो का क्या मफहूम है? यानी अगर किसी से तुम वादा करो तो क्या करना है? उस वादे को पूरा करना है। किस रास्ते पर सीधा चलना चाहिए, तो किस पे? सच्चाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। अगर ख़ता हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसे मानना चाहिए और उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। अगला लिखा है ऊपर के शेर में शायर किससे मुखातिब है? किससे मुखातिब है? बच्चों से, तालिबे इल्मों से, है ना। अपनी कौम के नौजवानों से वो मुखातिब है, ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है दर्ज झेल में से किसी पे कम से कम 200 लफ्ज़ पे क्या करना है? आपको मजमून लिखना है। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कई मरतबा कि यहाँ पे मजहबी त्यौहार आया है, यौम असातिज़ा आया है। देखिए मैंने आपको बताया 2 तरह के त्यौहार होते हैं, एक कौमी होते हैं, एक मजहबी होते हैं। कौमी कौन से होते हैं? जो पूरी कौम मनाती है, या ना पूरी देश मनाए, ठीक है। तो पूरा देश कौन सा त्यौहार मनाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती, ठीक है। यौम असातिज़ा कहते हैं यानी टीचर्स डे, ठीक है। तो अभी इसमें से उम्मीद करती हूँ आप लोग ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो एक बार जाके आप लोग देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि अगली बार आप लोग अच्छे से करके आएँ। देखिए बाकी मैंने आप लोग से कहा था कि भाई सेक्शन तब्दील कराने की एप्लीकेशन बहुत बार आ रही है और आज आ भी गई, ठीक है। तो ये तो आप लोग ने कर ही लिया होगा, ये तो हमारे चैनल पे भी अपलोड है, ठीक है। यहाँ पे अब आगे आपका सबक आ गया कि भाई नादान दोस्त का खुलासा लिखिए, नहीं तो फिर चिड़ियाघर के सैर में किन किन जानवरों का जिक्र आया है ये बताइए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ये कर लिया होगा। भाई नादान दोस्त में खुलासा जब आप लिखते हैं तो पहले बताते हैं कि भाई ये कहानी क्या है
है ना, इसको किसने लिखा है, कौन कौन इसमें किरदार हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं और जो उसका खुलासा है उसे शॉर्ट में करके अपने आप से लिखते हैं। ठीक है, अब चिड़ियाघर की सैर में पांडा और ये जो भी जानवरों का जिक्र है वो आपको बताना है। अब यहाँ अगला सवाल लिखा है, नज़्म हिंदू मुसलमान का मरकज़ी ख़्याल जो है वो बताना था। मरकज़ी ख़्याल का मतलब होता है ओवरऑल वो मॉरल क्या देना चाहिए, यानी मॉरल ऑफ द मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी या मॉरल ऑफ द पोएम क्या है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जो है कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें, मिल के रहें, है ना। कौम की, मुल्क की भलाई इसी में है कि सब मिल के रहें आपस में। अगर हम लड़ेंगे तो इससे ना दूसरे लोग फ़ायदा उठा ले जाएंगे और जिससे हमें सिर्फ नुकसान होने वाला है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो आप ये वाला कर सकते हैं, एक पौधा और घास जो नज़्म है ना। घास ने पौधे से क्या बातें कही अपनी ज़बान में लिखी है, तो घास ने यही कहा था ना कि भाई तुझे तो सब संभाल संभाल के रखते हैं और मुझे सब उखाड़ के फेंक देते हैं। यही बातें हुई थी ना दोनों में। अब आगे आ जाइए, दर्ज झेल सवालों के जवाब आपको देने हैं जिस हिसाब से उनसे कहा जाए, यानी हर सवाल के 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ लिखा है वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं, आपको पता है, उसे ज़मीर कहते हैं, है ना, प्रोनाउन। सिफत का मतलब होता है जब किसी की अच्छाई या बुराई बताई जाए। फेल मतलब होता है आपका जब कोई काम हो रहा हो। इस्म का मतलब होता है नाउन, है ना, जब किसी का नाम हो। और यहाँ लिखा है इस्म की जगह जो इस्तेमाल होते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। कुर्सी, स्कूल, किताब, कलम किसकी मिसाल हैं, तो ये इस्म की मिसाल है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बुलंद। बुलंद मतलब होते हैं ऊंचा, इसका मुतजाद, मुतजाद मतलब होता है उल्टा। तो बुलंद का मुतजाद क्या हो जाएगा, इसका मुतजाद हो जाएगा पस्त। ठीक है, आसमान, बुलंद मतलब आसमान, पस्त मतलब ज़मीन। ठीक है, आगे आ जाइए। परिंदे का वाहिद क्या होगा, परिंदे का वाहिद क्या होगा, परिंदा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। लफ्ज़ चुड़ा का मुअन्नस क्या होगा, तो चुड़ा है तो इसका मुअन्नस क्या हो जाएगा, चिड़िया। आगे आ जाइए। लाहिक़े से मिलाकर बनने वाले लफ्ज़ की पहचान कीजिए जिसमें लाहिक़ा लगा हो। लाहिक़ा किसे कहते हैं, जो पीछे लगता है ना। नुकसान खुद एक वर्ड है, कसरत खुद एक वर्ड है, आबाद खुद एक वर्ड है, तो लाहिक़ा तो सिर्फ इसमें ही हुआ, खूंखार में। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए बेटा, ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है ऑड वन आउट करने का, यानी जो चीज़ आपको लगता है ना कि ये है नहीं, इसे आउट कर दो, है ना, ये तो हो नहीं सकती, इसे हटा दो, तो आपको ना इससे आंसर बहुत जल्दी से मिल जाता है। यहाँ लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से जमा की पहचान कीजिए। अब देखिए जंगल, जंगल तो सिंपल वाहिद है ना। परिंदा, परिंदा भी वाहिद है। ऊँट, ऊँट भी वाहिद है। क्यों, परिंदे का क्या होता है, परिंदों, ऊँट का क्या होता है, ऊँटों, है ना। जंगल का क्या होता है, जंगलात या जंगलों। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वाहिद जमा जब बचा वो क्या बचा, झाड़ियाँ, क्योंकि इसका जो वाहिद है वो क्या है, झाड़ी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा है फूल सा बच्चा किसकी मिसाल है, तो ये देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर किसी को किसी के बराबर बताया जा रहा है, बच्चा कैसा है, फूल जैसा है ना, या फूल को किसके बराबर बताया जा रहा है, बच्चे के बराबर बताया जा रहा है, तो जब आपको पता चले कि किसको किससे मिसाल दी जा रही है तो वो तशबीह होता है। ठीक है, और अगर पता ना हो तो वो इस्तिआरा होता है। मतलब अगर एज इट इज़ कह दिया जाए आज मैंने फूल देखा, तो यहाँ पे फूल से मुराद बच्चे की है, लेकिन बच्चा बताया नहीं गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस्तिआरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर तशबीह है। आगे आ जाइए। अब यहाँ जेल में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनको क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। आँख से ओझल होना, है ना, देखते ही देखते सूरज आँख से ओझल हो गया। ठीक है, टस से मस ना होना। देखिए ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं जो सैम्पल पेपर है उसी से ही ली गई हैं। इनफैक्ट ऊपर का जो खुलासा आया है वो तो एज इट इज़ क्वेश्चन था सैम्पल पेपर में और वही आपको यहाँ मिल गया। मैंने आप लोग से कहा था कि 4 सैम्पल पेपर है, देख के जाइए। अब जो बच्चे देख के गए होंगे उनको तो नंबर फुल मिलेंगे। ठीक है, टस से मस ना होना यानी अपनी बात पे अड़े रहना, है ना। पुलिस के मारने पर भी चोर टस से मस नहीं हुआ। ठीक है, हक मारना, हक मारना मतलब होता है कि किसी के हक को मार देना, यानी जो उसका हक है वो उसे नहीं दिया जाए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि किसका हक मारा, चलिए किसी का भी लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मामूओं ने मेरी मम्मी का हक मार लिया, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत मारते हैं ना मामू, मामू फ़ौरन हक मार लेते हैं। आगे आ जाइए। यह लिखा है चेहरा शर्म से सुर्ख होना। तो जब आप गलत काम करते हैं तो और वो पकड़ लिया जाए तो चेहरा क्या होता है, शर्म से सुर्ख हो जाता है। ठीक है, तो चीटिंग करने पर, पकड़े जाने पर क्या हुआ, बच्चे का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। आगे आ जाइए। अब यहाँ कुछ सवाल जवाब दिए गए, उनके जवाब देने हैं। तो यहाँ देखिए आपको लिखा है दुकानदार घोड़े के दाम किस तरह से वसूल हुए। तो घोड़े ने क्या करा था, उसकी जान बचा ली थी, इस तरह से उसको जो दाम थे वो वसूल हो गए थे। ठीक है, आगे लिखा है पांडों को घने बालों से क्या फ़ायदा होता है, तो वो उसको सर्दी से बचा के रखते हैं। ठीक है, परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए, तो आपको पता है छूने से वो अंडे ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद चिड़िया उन्हें नहीं सेती। अगला सवाल लिखा है श्यामा
और केशव का जिक्र किस सबक में मिलता है? तो आपको पता है ये नादान दोस्त में मिलता है। आगे लिखा है एहसान का बदला एहसान के मुसन्निफ कौन है? तो आपको पता है ज़ाकिर हुसैन है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब आप करके आए होंगे। मुझे बताइएगा आप लोग के कितने नंबर आने के चांस हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखा है नज़्म हिंदू मुस्लिम में मुसलमान मतलब जो है बुलबुले और गुलिस्तान लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया गया? तो ये भी मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा ही दिए थे कि लड़की गमगीन लहमें क्यों गा रही थी। ठीक है, सारे आंसर्स मैंने आप लोग को करा रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अब यहाँ लिखा है एक देहाती लड़की गीत के शायर कौन है? ये भी मैंने आपको बता दिया था। मिलजुल कर रहने कामरानी के राज हिंदू मुस्लिम कौम में पुरानी है। ये शेर किस नज़्म से लिया गया? तो आपको पता है ये हिंदू मुसलमान से ही लिया गया है और ये एक एज इट इज़ क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आए हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर पढ़े हैं तो आप कराए होंगे। अब यहाँ लिखा है फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर, ये मिसरा एक पौधा और घास में किसके ज़रिए अदा हुआ है? अदा हुआ है मतलब किसने कहा है? तो ये खोद के मुझे फेंक देते हैं ये घास ने कहा था। किससे कहा था? पौधे से कहा था। तो बस इसका आंसर आपको घास लिखना था। घास ने कहा पौधे से, ये आंसर लिखना था। अगर आप सिर्फ घास भी लिख के आए तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पेपर करके आए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना करके आए हैं, कितने मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए मिलते हैं, बाकी मैं सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आने वाला है वो भी सॉल्व करा दूंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।